वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल मैंने इसमें आपको जो है चालुक्य वंश के बारे में जो है चालुक्य वंश बातापी, ठीक है, और बेगी के बारे में मैंने आपको विस्तृत पूर्वक जानकारी दी थी। और आज मैं आपको चालुक्य वंश कल्याणी के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में नोट किया है जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। सो अब वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, चालुक्य वंश कल्याणी है, ठीक है। चालुक्य वंश कल्याणी के राजा तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। एक्चुअली में जो है इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रकूट वंश करवाया था, ठीक है। आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछले वाले वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो चालुक्य वंश कल्याणी है, ठीक है, इसको जो राजा यहाँ पे चालुक्य वंश के जो कल्याणी के राजा कौन थे? तैलभ द्वितीय, ठीक है। तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूट के राजा के ऊपर, जो अंतिम राजा थे, उनके ऊपर आक्रमण करके राष्ट्रकूट राजा को मार के उन्होंने राष्ट्रकूट के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। और राष्ट्रकूट के कब्जा करके और वो उसके गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। जब उन्होंने कब्जा कर लिया, उनकी जो प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मान्यखेत। उनकी प्रारंभिक राजधानी मान्यखेत थी, ठीक है। लेकिन बाद में राजधानी जो है कल्याणी को बना ली गई, ठीक है। एक्चुअली में जो इनकी वो थी चालुक्य वंश के जो कल्याणी संबंधित था, मैंने आपको बताया, एक चीज़ मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो चालुक्य वंश तीन थे, लेकिन तीनों अलग अलग वंश के थे। एक थे बातापी, ठीक है, एक थे बेगी, एक थे कल्याणी। और जो चालुक्य वंश थे ना, उन्होंने अपने ही नाम पर अपने जो है वो राजधानी का नाम रखा था, ठीक है। सो इन्होंने भी जो है, लेकिन बाद में जो कल्याणी नामक राजधानी बना ली, ठीक है। इसी का नाम मान्यखेत का नाम चेंज करके उन्होंने कल्याणी को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस वंश में सबसे प्रतापी राजा विक्रम IV हुआ, ठीक है। इस वंश में तो जो है कल्याणी वंश में, ठीक है, चालुक्य कल्याणी वंश में, इस वंश में सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य IV हुआ। कौन हुआ? विक्रमादित्य IV, ठीक है। और बिल्हण और विज्ञानेश्वरी, ठीक है, बिल्हण और विज्ञानेश्वरी नामक दो कवि जो है विक्रमादित्य IV के दरबार में रहते थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट को ये पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो बिल्हण और विज्ञानेश्वर नामक दो कवि थे जो विक्रमादित्य IV के दरबार में रहते थे, ठीक है। अच्छा, विक्रम जो है, देखो इस चीज़ को थोड़ा देखना। विक्रम देव चरित्र की रचना जो है बिल्हण ने की थी। मैंने अभी ये चीज़ यहाँ पे बताया ना, बिल्हण। विक्रम देव चरित्र की रचना किसने की थी? बिल्हण ने, ठीक है। इसमें राजा विक्रमादित्य IV के जीवन के रचना के बारे में, पूरे जीवन का विस्तार करके इसमें बताया गया है, ठीक है। किसके जीवन का विस्तार करके बताया गया? तो विक्रमादित्य IV के जीवन के बारे में बताया गया। कौन से ग्रंथ में, कौन सी रचना में? तो विक्रम देव चरित्र में। लिखा किसने? तो बिल्हण ने, ठीक है। आपको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको बना के याद रखना है, ठीक है। हाँ, थोड़े से नाम लगते हैं, टफ लगते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वाला। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। मैंने अभी बताया आपको कि जो बिल्हण और विज्ञानेश्वर दोनों कवि थे, किसके दरबार कवि थे? तो विक्रमादित्य IV के दरबार कवि थे, ठीक है। और इन्होंने जो विज्ञानेश्वर है, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, क्या इस ग्रंथ का नाम क्या है? मिताक्षरा। क्या नाम है? मिताक्षरा, ठीक है। सो आज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, आपको मैं करवा रहा हूँ चोल वंश, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो चालुक्य वंश कल्याणी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बनते हैं हमने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब देखो, मैं आपको करवा रहा हूँ चोल वंश, ठीक है। अब चोल वंश जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको उसको कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखना, चोल वंश के संस्थापक विजाल्य थे। कौन थे? विजाल्य। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट नेम है ये देखो, ये जो नेम है ना, जो भी जितने भी वंश के संस्थापक होते हैं, आप उनके नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चोल वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? विजाल्य। और उनकी प्रारंभिक राजधानी तंजौर थी। क्या थी? तंजौर। तंजौर को तनयाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या फिर तंजौर आ जाए या फिर तनयाज आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए आपके ऑप्शन में तो आप लगा देना, ठीक है। पल्लव वंश के पतन के बाद चोल वंश की स्थापना हुई थी। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल वंश की स्थापना किस वंश के पतन के बाद हुई थी? तो पल्लव वंश के पतन के बाद चोल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज प्रथम राजा ने, ये राजा का नाम है, ध्यान रखना, राज प्रथम राजा का नाम है। राज प्रथम राजा ने तंजौर में, ठीक है, जहाँ की राजधानी थी,
तंजौर में राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो किसने करवाया था? राज प्रथम राजा ने। ठीक है, राज प्रथम राजा ने करवाया था। ठीक है, कौन से वंश में? तो चोल वंश में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज प्रथम ने श्रीलंका के राजा महिम चतुर्थी यानी कि फोर्थ वाले को पर आक्रमण कर उन्हें वहाँ से भगा दिया था। ये देखो, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था आपसे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछागा आपसे कि श्रीलंका के राजा जो महिम चतुर्थी पर आक्रमण, किस वंश के राजा ने आक्रमण किया था? ये तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, चोल वंश के राजा ने आक्रमण किया था। ठीक है, या फिर आप ये या फिर या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि किस राजा ने आक्रमण किया था? तो राजराज प्रथम राजा ने आक्रमण किया था। किसके ऊपर? तो राजा महिमपाल, श्रीलंका के राजा महिम चतुर्थ के ऊपर जो आक्रमण किया था। ठीक है, और वहाँ से एक्चुअली में उन्हें वहाँ से गद्दी से भगा के और खुद का उन्होंने अपने गद्दी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, राजराज प्रथम ने। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का अत्यधिक विकास हुआ। ठीक है, जो राजेंद्र प्रथम है, ठीक है, राजेंद्र प्रथम आगे चल के इसी कुल में इनका जन्म हुआ और चोल वंश के सबसे महान प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम के नाम पे भी जाना था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का अत्यधिक विकास हुआ। क्यों विकास हुआ? इसके पीछे लॉजिक है, देखिए सुनना। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। ठीक है, जो बंगाल के शासक, एक्चुअली में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, उस वक्त का जो टाइम था, बंगाल का जो पीरियड था, बहुत ज़्यादा जो बंगाल बहुत फैला हुआ, विस्तृत और बहुत अत्यधिक रूप से आप ये बोल सकते हो कि समृद्ध प्रांत था बिल्कुल। ठीक है, बंगाल, उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ठीक है, और अत्यधिक मात्रा में वहाँ पे खेती हो सकती थी। और जब अब मान के चलो जहाँ पे अच्छी खेती होगी, जहाँ पे अच्छी फसल होगी, वहाँ पे तो जो जनता अधिक मात्रा में टैक्स देगी। जब टैक्स देगी तो राजा का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे ना बहुत अच्छी सुविधा थी। इसलिए राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल के ऊपर आक्रमण करके जो बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और फिर देखो, और राजेंद्र प्रथम ने जब जैसे ही बंगाल के शासक महिपाल को इन्होंने पराजित किया, फिर राजेंद्र प्रथम ने गंगोकोड चोल की उपाधि धारण कर ली। कौन सी? गंगोकोड चोल की उपाधि। क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगोकोड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, ध्यान रखना, गंगोकोड चोल की उपाधि धारण की थी। और राजेंद्र प्रथम ने गंगोकोड चोल के नाम पर एक शहर की स्थापना कर दी। किसके नाम पर कर दी? तो गंगोकोड चोल के नाम पर एक शहर की स्थापना कर दी। और वो जो शहर जो इन्होंने शहर की स्थापना करी, उसी शहर को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने एक तालाब भी खुदवाया था। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे एक तालाब भी खुदवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय। ठीक है, और काश्यक जो नटराज मूर्ति मिलती है, जो आपको पता ही होगा, काश्यक जो नृत्य के टाइप में मिलती है, वो भगवान शिव की मूर्ति है। क्वेश्चन पूछ लिया गया वो कौन से भगवान की मूर्ति है? तो भगवान शिव की मूर्ति है। ठीक है, काश्यक नटराज की मूर्ति चोल काल में ही बनी थी। कौन से काल में बनी थी? यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो काश्यक नटराज की मूर्ति है वो किस काल में बनी है? तो चोल काल में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ध्यान रखना ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन समिति की व्यवस्था चोल काल में शुरू हुई थी। ठीक है, स्थानीय शासन समिति की व्यवस्था कौन से काल में शुरू हुई थी? चोल काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चोल काल में सोने के सिक्के को कलजू कहते थे। देखो ये रहा, जो है सोने के सिक्के को क्या कहते थे? कलजू। कलजू, ये थोड़ा सा नाम इनका थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, आप देखना, अब मैं करवा रहा हूँ चौहान वंश। मैंने एक ही वीडियो में 3 वंश कराने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, और क्योंकि आज से हमारा जो प्राचीन भारत है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और कल से मैं आपके लिए जो है मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, और उसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, चौहान वंश को देखिएगा, मैं थोड़ा चौहान वंश में थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। और तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। मैंने अभी आपको बोला कि जितने भी वंश के संस्थापक हुए ना, उनके नाम तो आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। ठीक है, और इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिर छत्र थी। क्या थी? अहिर छत्र। ठीक है, इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अहिर छत्र थी। ठीक है, लेकिन बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, कौन सा नगर बसवाया? देखो, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो अजयराज द्वितीय ने की। ठीक
ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अजय जो है अजमेर नगर को राजधानी किसने बनाया, तो अजय राज द्वितीय ने बनाया। ठीक है, आपसे किसी प्रकार से किसी भी टाइप से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बिग्रहराज फोर्थ था। ठीक है, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, बिग्रहराज फोर्थ। ठीक है, और बिग्रहराज फोर्थ ने हरिकेली, कौन सी, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। कौन सी नाटक की रचना की थी, तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसने की थी, तो बिग्रहराज फोर्थ ने की थी। ठीक है, बिग्रहराज फोर्थ के राज्य कवि सोमदेव थे। कौन थे, बिग्रहराज फोर्थ के राज्य कवि कौन थे, सोमदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। आपको पता है या अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस बारे में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में जो है अभी मस्जिद है अभी जो वर्तमान समय में, शुरू में बिग्रहराज फोर्थ के द्वारा एक विद्यालय था। ठीक है, जो जहाँ पे जब बिग्रहराज फोर्थ ने, जब बिग्रहराज फोर्थ का चौहान वंश में शासन चल रहा था, तो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा अभी वर्तमान में राजस्थान के अंडर में आता है। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा वर्तमान समय में कहाँ पे है, तो राजस्थान के अंदर में। ठीक है, अच्छी ध्यान रखना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो बिग्रहराज फोर्थ के जब शासनकाल में ये एक विद्यालय ने स्कूल था ये। ठीक है, अब जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल आया ना, तो उन्होंने क्या करा कि स्कूल को तुड़वा के वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ऐसा माना जाता है कि वो अढ़ाई दिन के अंदर तैयार हो गया था बन के, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में लेकिन पहले वो था, विद्यालय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, चौहान वंश का अंतिम शासक क्या था, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय का राज्य कवि चंद्रबरदाई था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ से, क्योंकि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय का राज्य कवि कौन था, तो चंद्रबरदाई था। कौन था, चंद्रबरदाई। ठीक है, और इसी कवि ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो आप सभी जानते हो, पृथ्वीराज रासो में जो है पृथ्वीराज चौहान और उनके वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो है त्राइन का, देखो त्राइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ये देखो, इस युद्ध एक्चुअली में क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं अगर मैं आपको डीपली बताने की कोशिश करूं, वैसे ही तो मध्यकालीन का चैप्टर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसमें हिंट देता हूं, बता देता हूं। लेकिन मध्यकालीन भारत में आपको मैं ये जो मोहम्मद गोरी का चैप्टर आएगा मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने पहले 1173 में आक्रमण किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था, पाटन गुजरात के ऊपर। ठीक है, और जब उन्होंने आक्रमण किया तो वो बुरी तरह से परास्त हो गए। ठीक है, परास्त हो गए। वहाँ के उस वक्त के राजा थे भीम सेकंड। ठीक है, और उनसे टक्कर हुई, और ये लगा लो कि मोहम्मद गोरी उस दिन मरते मरते बच गए थे। ठीक है, और तो वहाँ से वो भाग गए, मोहम्मद गोरी भाग गए। ठीक है, फिर उन्होंने 13 साल उन्होंने युद्ध कला सीखा, यानी युद्ध का अभ्यास करा बहुत अच्छे तरीके से। पहाड़ों के ऊपर अपनी सेना को बहुत अच्छे से युद्ध का जो अभ्यास कराने लगे। ठीक है, और 13 साल बाद जब उन्होंने भारत के ऊपर दोबारा आक्रमण किया, मैं आपको बताऊँ जो तराइन है तो करनाल के अंडर में आता है। ठीक है, जब उन्होंने भारत के ऊपर दोबारा आक्रमण किया, यानी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी ने, फिर भी वो हार गया। पृथ्वीराज चौहान से वो फिर भी हार गया, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ जो दिया था वो दिया था राजा जयचंद ने, राजा जयचंद। ठीक है, जयचंद ने दिया था साथ। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का, इसलिए वो हार गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय तराइन युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी विजय हो गए थे। एक्चुअली में क्या हुआ कि इसमें इस बार जो है ना, मैंने अभी बताया प्रथम विश्व युद्ध यानी 1191 में तो जो पृथ्वीराज चौहान का साथ राजा जयचंद ने दिया था। लेकिन अब 1192 में युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध जो हुआ, उसमें जो राजा जयचंद है वो मोहम्मद गोरी का साथ देता है। ठीक है, इसलिए जो पृथ्वीराज चौहान जो है उसमें हार जाते हैं। अपनी मतलब कि अपने शत्रु को जब कोई अपने ही जो है शत्रु के साथ देने लग जाए तो वो हारना उनका निश्चय है। ठीक है, तो जो है इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, पृथ्वीराज चौहान को ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी बाण चलाते थे। कौन सा बाण, शब्द भेदी बाण। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ से भी आवाज़ आ रही है ना, जहाँ से भी शब्द आ रहा है या फिर जहाँ से भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, वो बिल्कुल सटीक निशाना लगाते थे वहीं पे। ठीक है, जहाँ से भी आवाज़ आती थी वहीं से सटीक निशाना लगाते थे। ये पृथ्वीराज चौहान के अंदर ये कला थी। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।